नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर डालेंगे नजर। राज्यों की सुर्खियों का भी होगा अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों में से 1 पाकिस्तानी। घाटी में आतंकी गिरोह के खिलाफ छापेमारी, हिरासत में लिए गए 1 दर्जन से अधिक लोग। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में आई 70% की कमी। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के समारोह में गृह मंत्री का संबोधन, कहा पूर्वोत्तर के 66% से अधिक क्षेत्र से हटा आफ्स्पा। नए सीडीएस नियुक्ति की तैयारी तेज, रक्षा मंत्रालय ने जारी की नियमों में संशोधन की अधिसूचना। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल को भी बनाया जा सकता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नई शिक्षा नीति में सिर्फ ज्ञान पर ही नहीं, कौशल विकास पर भी ध्यान। दिल्ली में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस में बोले राष्ट्रपति, कहा देश के विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान। और देश की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का ऐलान, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया जारी। बलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग समेत 11 हवाई खेलों पर होगा जोर। और हेडलाइंस के बाद वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। विदेश नीति के क्षेत्र में वैक्सीन मैत्री को केंद्र सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धि मानती है। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश नीति की सोच अधिक वैचारिक और स्पष्टता से दिख रही है। We have overcome the hesitations of history and will not allow anyone a veto on our choices. A nation like India obviously needs to contemplate its security in the broadest way possible. In the past, mantras of globalization lowered its defenses and discouraged the building of deeper strength. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आयुर्वेद आहार का लोगो लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुर्वेद आहार की एक विशिष्ट पहचान बनाने में मदद करेगा। इससे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन का लाभ होगा। स्वस्थ समाज तंदुरुस्त राष्ट्र का निर्माण करता है और तंदुरुस्त राष्ट्र ही आगे बढ़ सकता है, अपना गोल को अचीव कर सकता है। और हम सब लोग देख रहे हैं पिछले सालों में देश का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के मनसा जिले में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर गए और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग विधानसभा में विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी सहित कई और कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी के साथ मूसेवाला के गांव गए। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से संपन्न हुआ। परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी संचालनगत मानकों और इस प्रणाली की विश्वसनीयता की पुष्टि हुई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 194 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,714 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.72% है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एक नए कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत प्रांत में अब 21 साल से कम उम्र के लोग अर्ध स्वचालित राइफल नहीं खरीद पाएंगे। न्यूयॉर्क अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला पहला प्रांत है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गुप्ता बंधुओं को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के शासन के दौरान राजनीतिक भ्रष्टाचार के केंद्र में थे। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि तीसरे भाई अजय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने 61 अमेरिकी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह कदम रूसी राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों के साथ साथ घरेलू व्यापार के प्रतिनिधियों के खिलाफ लगातार बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी समेत
लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। कुपवाड़ा के चकतारस कंडी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। जवाबी गोलीबारी में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी था, जिसकी पहचान तुफैल के रूप में हुई है, जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया, जिसके डॉक्यूमेंट से उसका नाम हंजला पाया जाता है। ये लाहौर का रहने वाला है। उसके पास AK-47 5 मैगजीन मिला है, काफ़ी हथियार, और वहाँ से 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट भागने में कामयाब भी हो गया, लेकिन उसका दोनों का पिट्ठू गिर गया। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिला है, जिस पर हम लोग और स्टडी कर रहे हैं। दूसरा इनकाउंटर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इस बीच जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी कमांडरों से कथित संपर्क को लेकर केंद्र शासित प्रदेश में कई जगह छापेमारी करके 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम और जम्मू क्षेत्र में जम्मू, रामबन, ऊधमपुर और कठुआ में छापेमारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में 70% की कमी आई है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के भवन उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के 66% से अधिक क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा लिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर और देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र जनजातीय बहुल हैं और वहां विकास के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है। वामपंथी उग्रवाद की घटना 2009 में 2258 थी, 2021 में 509 तक सीमित कर रह गई। वामपंथी उग्रवाद के जिलों में भी 70% की कमी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लाई। और पहले मौतों की संख्या नागरिकों की 1005 थी, इसको घटकर अब 147 तक सीमित हो गई। रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। संशोधित नियमों के अनुसार 62 वर्ष से कम आयु के कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल भी सीडीएस के पद के लिए पात्र होंगे। अब सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ इस शीर्ष पद के लिए अन्य अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है। पिछले साल दिसंबर में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद से सीडीएस का पद खाली है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की है। इस नीति का मकसद 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। इस नीति के माध्यम से एरोबेटिक्स, बलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटरक्राफ्ट समेत 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस नीति से देश में हवाई खेल गतिविधियों का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 1 लाख नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी और आने वाले वर्षों में राजस्व मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस नीति के जरिए हवाई खेल उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ये रेवेन्यू पोटेंशियल 10 गुना हो सकता है। वी कैन गो फ्रॉम 80 to 100 crores to 8,000 to 10,000 crores. We can grow from the 5,000 odd to almost 100,000 direct jobs. And this, mind you, is not taking into account, I repeat, not taking into account the economic multiplier effects of air sports. Now think of the ramifications of air sports for tourism, the ramifications of air sports for travel, the ramification of air sports for support infrastructure. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नियामकों और अन्य संस्थाओं को डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को समझने में अधिक उन्नत और वक्त से आगे होना चाहिए। दिल्ली में अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। शेयर बाजार में जारी अस्थिरता के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली से लगने वाले झटकों से संभालने का काम खुदरा निवेशक कर रहे हैं। It clearly shows, though it's a regulatory ministry largely,
how it has impacted the lives of common Indians, be they in small business or a part of a larger business or even a small investor. How during these 75 years, catching up with what's developing, the ministry has evolved the various instruments through which it relates to the common Indian citizen. केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि विद्युत उत्पादक कंपनियों ने संयंत्रों में घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले के मिश्रण को लेकर कोयला आयात की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग भी काफी बढ़ी है। इसका एक बड़ा कारण बिजली से वंचित करीब 3 करोड़ घरों में, जो कि 2.86 करोड़ हैं, इन घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचाना है। Our reserve stocks came down and started coming down from, it came down from 24 million tons odd, I'm talking about domestic coal, in the coal plants, in the power plants. It came down to about 19 million tons on the 30th of April, 24 on 1st April, 19, 30th, and it came down to about 18.5 on the 31st of May. But now, so the imports have started coming, so now it's, yeah. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के सामने कई चुनौतियां हैं। नई शिक्षा नीति में सिर्फ ज्ञान पर नहीं, कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है। दिल्ली में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के असाधारण विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है। नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में शिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रपति केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के विजिटर हैं। इन संस्थानों के प्रमुखों के अलावा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सम्मेलन में मौजूद थे। उच्च शिक्षण संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, शिक्षा उद्योग और नीति निर्माताओं, शिक्षा और अनुसंधान के बीच समन्वय जैसे विषय विचार विमर्श इन पर किया जा रहा है। Institutions of higher education have a major responsibility of transforming the impressionable youth. For this, we need to address their aspirations as they are future leaders in various spheres of life. I can say with confidence that each one of you is going to help achieve this goal. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों गिबॉन, सेनेगल और कतर की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यात्राओं के दौरान उन्होंने 3 देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा की। द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। 3 देशों की यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और भागीदारी बढ़ाने को लेकर करार हुए। तीनों देशों में व्यापारिक बिरादरी और भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद किया। स्वदेश रवाना होने से पहले कल कतर में उन्होंने वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की सफलता ने भारतीयों और भारत के प्रति दुनिया की धारणा को बदला है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कतर में रह रहे करीब 8 लाख भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु हैं। प्रवासी भारतीयों से भारत के तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास में राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल होने की सलाह भी उपराष्ट्रपति ने दी। भारत की विविधता का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सभी नागरिकों को उनकी जाति, पंथ, धर्म या क्षेत्र के बावजूद संविधान के तहत समान अधिकार हैं। The government has been working with a vision for the future, a vision to create a new India we can be proud of. Today, the government is integrating technology and its core for the welfare of the people. IT sector, India is moving forward. खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। We are discussing the Citizenship Act 1955. The law which was made in 1955 and which has been amended from time to time to suit our requirements, to suit our needs, is the basis on which we participate in this country's
life. This 2019 amendment, which allowed the migrants from 6 communities to seek Indian citizenship. This has found solution to a long-standing problem of Indians being persecuted abroad, minorities being persecuted abroad, and they being able to come back home to India to be a citizen. Watch with us, 75 years, laws that shaped India. संतरे ने जिस शहर को एक अलग पहचान दी, उस शहर को आप जानते हैं नागपुर के नाम से। मैं भी नागपुर से हूँ और इसलिए इसके विकास के तरफ पूरी तरह से हमारा ध्यान है। क्या सचमुच आपके पास समय है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आप निकाल पाते हैं? मेरी प्रायोरिटी नागपुर है। 5 साल इस समय के जब पूरे होंगे 2024 में, तो मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, ये मैंने संकल्प किया है। 21वीं सदी का पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, जात पंथ धर्म भाषा सेक्स से ऊपर उठकर गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपके सांसदों का आरोप है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। उनका कहना है कि गडकरी जी का पूरा फोकस नागपुर पर है, जबकि उनका ओहदा केवल एक सांसद का नहीं, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 50 साल में जितने नहीं हुए किसी भी सांसद कोई भी पार्टी का हो, उतने काम ये 5 साल में 7 साल में मैंने करके नहीं दिए होंगे, तो आप मुझे बता दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। पंजाब सतर्कता जांच ब्यूरो ने पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये कदम भ्रष्टाचार के एक मामले में जिला वन अधिकारी गुरमनप्रीत सिंह और एक ठेकेदार हरमिंदर सिंह हम्मी की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। पुलिस ने जम्मू जिले के सीमावर्ती इलाके में हवाई मार्ग से विस्फोटकों की तस्करी के एक नए प्रयास के तहत ड्रोन से गिराए गए 3 चुंबकीय आईईडी बरामद किए हैं। आईईडी अखनूर सेक्टर में कानाचक के कांटोवाला दरायन इलाके से बरामद किए गए। इन आईईडी में टाइमर सेट किए गए थे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बंदरगाह शहर कोच्चि स्वच्छता के मामले में पिछड़ रहा है। स्थानीय निकायों के साथ साथ केरल सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री दक्षिणी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 24 जून से शुरू होगा और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार 27 जून को अपना पहला बजट पेश करेगी। इस संबंध में यहां मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उपचुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन में वो जुटे। राज्यसभा सदस्य माणिक साहा को पिछले महीने बिप्लब कुमार देब की जगह प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर में दर्शन के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 250 श्रद्धालु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों से जम्मू से रवाना हुए। प्रसिद्ध राज्ञा देवी मंदिर में हर साल आयोजित होने वाला माता खीर भवानी मेला विस्थापित समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में से एक है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को गायक पर गोली चलाने वाले लोगों को रहने की जगह उपलब्ध कराने, टोह लेने और अन्य प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के परिसरों में 6 जून को की गई छापेमारी के दौरान गुप्त किए जाने वाले अस्पष्ट स्रोतों से पीएमएलए के तहत 2.82 करोड़ रुपए नकद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त किए हैं। आगे की जांच जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज राजमहेंद्रवरम में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। उन्होंने परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वोट बैंक की राजनीति को चुनौती दी और देश में नई राजनीति की शुरुआत की है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सोमवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 1 व्यक्ति घायल हुआ है। हादसा मेगा हाईवे पर गुड़ा मलानी थाना क्षेत्र के में एक बोलेरो और ट्रेलर की टक्कर की वजह से हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के थे।
पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सर्किट हाउस के कमरे में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना में वो बाल बाल बचे हैं। इस घटना से वहां करीब घंटे भर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए देश के कुछ उत्तरी भागों में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और बुंदेलखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोगों को बाहर निकलते समय पर्याप्त सतर्कता बरतने का परामर्श दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 12 और 13 जून को होने वाले डीसी सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। सम्मेलन में सरकार की नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च से बंद कामाख्या मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुल गया है। हालांकि मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा और वो केवल परिक्रमा कर सकेंगे और मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर पूजा कर सकेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान अपने 4 दिवसीय दौरे पर आज भारत आ रहे हैं। दिल्ली यात्रा के दौरान वो बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बातचीत के दौरान दोनों नेता 1 साल पहले अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के कारण बनी स्थिति, चाबहार बंदरगाह के विकास और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति सहित लंबित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान ईरानी विदेश मंत्री गुरुवार और शुक्रवार को मुंबई और हैदराबाद भी जाएंगे। पिछले साल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद ईरानी विदेश मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने संविधान के 21वें संशोधन पर सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों के कड़े विरोध के बाद उसे 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। संशोधन के बाद संसद को राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे। संविधान के 21वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 20A को निरस्त किए जाने की संभावना है, जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। श्रीलंका में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया गया। सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी का एक वर्ग मौजूदा आर्थिक संकट से निपटे बिना 21वां संशोधन लाने के खिलाफ है। इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने लोगों से अपील की है कि वो पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की जमाखोरी ना करें। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 सप्ताह देश के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की फिजूल खर्ची ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की समुचित आपूर्ति बनाए रखने के लिए अलग अलग हितधारकों से बातचीत चल रही है। वहीं विवादों में घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के 211 सदस्यों ने उनके पद पर बने रहने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 148 ने उनके खिलाफ वोट किया। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह मतदान व्यापक रूप से उनके पक्ष में रहा, क्योंकि 41.2% के मुकाबले 58.8% ने उनके पक्ष में मतदान दिया। हालांकि इन परिणामों के बाद उनके विरोधियों को उनकी आलोचना करने का मौका मिला है, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि परिणाम दिखाते हैं कि पार्टी के अधिकतर सदस्य उनके साथ हैं। डाउनिंग स्ट्रीट में जून 2020 में आयोजित एक जनधन पार्टी में कोविड-19 लॉकडाउन संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप को लेकर 40 से अधिक सांसदों ने बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की मांग की थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मिस्र के पुराविशेष अधिकारियों द्वारा 2500 साल पुरानी प्राचीन कलाकृतियों का एक संग्रह प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें हाल ही में काहिरा के पास सक्कारा के प्रसिद्ध कब्रिस्तान में खोजा गया था। फिलहाल आप देखिए इसकी कुछ झलकियां और अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।